हेलो, जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल करियर मेल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपके साथ में संविधान का भाग 3 डिटेल में डिस्कस करूंगा। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पुश कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। और इस वीडियो की लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से आप पीडीएफ इसकी ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर, जिसमें मैं आपके साथ में मूल अधिकार डिस्कस करूंगा। तो बात करते हैं मूल अधिकार की। तो भाग 3 क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता। तो भाग 3 मूल अधिकार है और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 12 से 35। तो इतनी बात याद रखेंगे कि भाग 3 जैसे मैंने बताया था, भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 नागरिकता है, तो भाग 3 क्या है, तो आपका जवाब होगा मूल अधिकार है। और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित किया गया है इसे, तो अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का जो समर्थन है वो सर्वप्रथम नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा किया गया था। आप याद रखेंगे, सर्वप्रथम नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा मूलाधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन किया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, बताइए मूलाधिकारों का जिक्र सर्वप्रथम कब किया गया था, तो आपका जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट थी जो 1928 में आई थी, उसी में सर्वप्रथम मूलाधिकारों का जिक्र हुआ था। ठीक है। भाग 3 जो कि मूलाधिकार है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। आप याद रखेंगे, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दे दी गई है। क्या दे दी गई है? मैग्ना कार्टा की संज्ञा दे दी गई, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान का एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ये। ठीक है। इसे भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। सीधे ऐसे एग्जाम में पूछ देगा, बताइए भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन में दे देगा भाग 1, भाग 2, भाग 5, भाग 7 या भाग 3। ठीक। तो आपको जवाब होगा करेक्ट, भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ठीक है। दूसरी बात आपको बता दें कि ये जो मूलाधिकार हैं ये प्रावर्तनीय हैं। ये मूलाधिकार जो हैं ये प्रावर्तनीय हैं, यानी इनके उल्लंघन पर व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। जैसे कि जो नीति निर्धारक तत्व जो कि डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि भाग 4 है, ठीक, उनके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो वाद योग्य नहीं है, वो न्यायोचित नहीं है। परंतु जो मूलाधिकार हैं ये न्यायोचित हैं, इनके उल्लंघन पर व्यक्ति जो है वो न्यायालय जा सकता है। ठीक है। मूलाधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमें संविधान से प्राप्त होता, हमें हमारे संविधान से प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता है, चाहे वो यूएसए ही क्यों ना हो। आप याद रखेंगे कि मूलाधिकारों का जो विस्तृत वर्णन है वो हमें हमारे संविधान से ही मिलता है, बाकी विश्व के किसी भी संविधान में नहीं मिलता। तो चाहे एग्जाम्पल के रूप में बता दिया कि चाहे वो स्वयं अमेरिका ही क्यों ना हो, चाहे वो स्वयं यूएसए का संविधान ही क्यों ना हो। और आपको एक बात और बता दें कि जैसे भारत में मूलाधिकार हैं, वैसे मूलाधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की गई है। मूलाधिकारों की तुलना किससे की गई है? तो मूलाधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की गई है। आप ये बात याद रखेंगे। तो इतनी बात याद रखेंगे। भाग 3 क्या है? तो मूलाधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 है। ठीक है। इसका सर्वप्रथम जिक्र कब हुआ था? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में किया गया था। ठीक है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये वाद योग्य हैं, यानी न्यायोचित हैं। ठीक है। और ये प्रावर्तनीय भी हैं, मतलब इनके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपके मूलाधिकारों का हनन होता है तो आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। और मूलाधिकारों की जो विस्तृत जानकारी है वो हमें कहां से प्राप्त होती है? तो हमें हमारे संविधान से मिलती है। बाकी विश्व के किसी भी संविधान में इतनी विस्तृत जानकारी आपको मूलाधिकारों के विषय में नहीं प्राप्त होती है, चाहे स्वयं वो यूएसए ही क्यों ना हो। और यूएसए का जो अधिकार बिल है, उस अधिकार बिल की तुलना वो हम भारत के मूलाधिकारों से करते हैं। ठीक। आप इतनी बात याद रखेंगे इस स्लाइड से। नेक्स्ट बात करते हैं कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने मूलाधिकार थे? तो मूल रूप से भारत में 7 अधिकार थे। जब संविधान निर्मित हुआ तो उस समय भारतीय संविधान में 7 मूलाधिकार थे। वो कौन कौन से थे आपको याद भी करना होगा। ये समता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 23,
30 और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 जिसे आपकी हटा दिया गया है वर्तमान में, और 7 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये 7 मूलाधिकार थे जो कि भारत के मूल संविधान में सम्मिलित थे। ठीक है, अब वर्तमान में कितने मूलाधिकार हैं? तो 6 मूलाधिकार हैं वर्तमान में। अगर आपसे पूछे तो कितने मूलाधिकार हैं? 6 हैं। किसे हटा दिया गया है? तो आपको बता दें, ये जो संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 31, इसे हटा दिया गया है। ठीक, तो आप ये भी याद रखेंगे कि हमारे मूल संविधान में कितने मूलाधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? तो 6 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। कौन सा हटाया गया है? तो संपत्ति का अधिकार यानी अनुच्छेद 31, इसे निरसित कर दिया गया, इसे हटा दिया गया है। ठीक, और इसे हटा करके 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत इसे विधिक अधिकार बनाया गया। क्या बनाया गया है? इसे विधिक अधिकार बनाया गया, वो भी आर्टिकल 300E के तहत। आर्टिकल 300A के तहत इसे विधिक अधिकार बनाया गया भाग 12 में। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना होगा कि कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन बन जाता है। मैंने बताया ना कि ये भाग 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके। इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आपसे तोड़ मरोड़ के बना सकता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 यानी कि 5 आर्टिकल दिए गए हैं। 14, 15, 16, 17, 18 यानी कि 5 आर्टिकल जो हैं वो समता का अधिकार यानी 14 से 18। अब आप सोच रहे होंगे ये सर समता का अधिकार 14 से 18 चालू हो रहा है, उसके पहले आपने बताया कि ये 12 से 35 है। तो आपको बता दें 11-12 जो हैं ये मूलाधिकारों के विषय में बताते हैं। और उसके बाद जो 6 मूलाधिकार 7 मूलाधिकार जो दिए गए हैं, जिसमें से एक हटा ही दिया गया है आपका, जो 6 बचे उसमें समता का अधिकार जो पहला है वो 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से 22 है। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये अधिकार दिए गए, आपको याद ही करना है, इसमें याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद ही करना है। आप ये दे सकते हैं कि ऊपर के 3 जो सा और लास्ट के 3 सा यानी समता, स्वतंत्रता और शोषण ऐसे याद रखें। 3 ये हो गए, बीच में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आ जाए, उसके बाद संस्कृति, संपत्ति और संवैधानिक अधिकार। ठीक, उपचारों का अधिकार। तो ये इस तरह से कैसे भी रिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। बहरहाल आपको याद रखना है एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आगे, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हालांकि जो संपत्ति का अधिकार है इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार यानी कि विधिक अधिकार बना दिया गया है। इस तरह फिलहाल भारतीय संविधान में अब कितने अधिकार हैं? तो 6 मूलाधिकार हैं, आपको बता दिया गया। आप ऐसे याद रखिए सीधे सीधे कि जो 7वां अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया है और भाग 12 के तहत आर्टिकल 300A के तहत इसे विधिक अधिकार बनाया गया। आप इतनी बात याद रखेंगे इससे। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी मूलाधिकारों में जो मैंने डिटेल में आपको बताया है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं आर्टिकल की, बात कर लेते हैं आर्टिकल 12 यानी कि अनुच्छेद 12 की बात करें। अनुच्छेद 12 में कहता है राज्य की परिभाषा। अब आप सोच रहे होंगे राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में भी है, अनुच्छेद 36 में भी आपको राज्य की परिभाषा की मिल जाती है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन होगी कि इसमें भी वही उसमें भी जी, तो एक ही है। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 दोनों एक ही हैं। अनुच्छेद 12 जो है राज्य की परिभाषा है। ये कहता है कि राज्य की परिभाषा का अर्थ क्या होता है। तो मैंने नोट में डिस्क्रिप्शन में दिया है, नोट में कह रहा मैंने लिखा है कि राज्य में भारत की संसद, राज्य की परिभाषा क्या है, तो राज्य क्या है, किसे राज्य कहेंगे। तो कह रहा है कि भारत की संसद हो गई और राज्य विधानमंडल हो गया, नगर पालिकाएं हो गई और पंचायतें हो गई। ठीक है, ये सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। मतलब जब भी कहीं राज्य की बात होगी तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि भारत की संसद, राज्य विधानमंडल, नगर पालिकाएं और पंचायतों की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 क्या है? राज्य की परिभाषा। ये आपसे पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन आप याद रखें कि अनुच्छेद 12 क्या है? राज्य शब्द की परिभाषा है। और राज्य शब्द में क्या आता है? तो संसद आती है, विधानमंडल आते हैं, नगर पालिकाएं आ जाती हैं और पंचायत। ये 4 जो चीजें हैं ये राज्य शब्द के अधीन है, राज्य शब्द के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अनुच्छेद आर्टिकल 13 यानी अनुच्छेद 13। ये क्या कहता है? कह रहा मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले। आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूं और आप खाली अपना ध्यान से इसको सुनिएगा। ठीक है,
और इस वीडियो के अंत तक बने रहें, बस खाली आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं और इसका कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो मुकर्रर अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। कह रहा मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। तो जैसे मूल अधिकार हो गई है, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई विधि बनती है, कोई नियम बनता है, कोई कानून बनता है जो आपके मूलाधिकारों का हनन करता है, या आपकी समता का अधिकार छीन ले, या स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले, या शोषण का अधिकार छीन ले, शोषण का मतलब आपका शोषण करे, इन सभी अधिकारों को क्या करता है, वो अल्पीकरण कर देता, मतलब शून्य कर देता है। ऐसी कोई भी विधि जो आपके मूलाधिकारों का हनन कर रही होगी वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी या स्वतः ही वो शून्य हो जाएगी। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा योग्य, अब हम पहले ही बताया कि मूलाधिकार न्यायिक समीक्षा योग्य हैं। अगर आपको लगता है ऐसी कोई विधि, ऐसा कोई कानून है जो आपके मूलाधिकारों का हनन कर सकता है या कर रहा है, तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत आपको ये दो अधिकार दिए गए हैं। आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने मूलाधिकारों के लिए, और क्या बोलते हैं अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने मूलाधिकारों के हनन के लिए। क्या कि फला विधि है या कोई नियम कानून जो है मेरा मूलाधिकारों का हनन कर सकता है। अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो अनुच्छेद 226, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अनुच्छेद 232 के तहत। आपको इन दोनों के तहत 5-5 रिटें दी गई हैं जिसके तहत आप अपने मूलाधिकारों के हनन को बचा सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 13 क्या कहता है, मूलाधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। और दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा योग्य, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। और आप न्यायिक समीक्षा योग्य है तो कैसे है, तो मैं बता रहा हूं आपको कि आपका अगर कोई मूलाधिकार हनन करता है तो पहली बात तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, वो विधि, वो नियम कानून स्वतः। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जाकर के ये दोनों जो हैं इनके लिए 5-5 रिटें जारी करते हैं जिनके तहत आप अपने मूलाधिकारों को हनन होने से बचा सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अनुच्छेद 13 क्या है, कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। और जो कि हमें ऐसा अधिकार किसके तहत दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट हमें ऐसा अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिटें जारी करके देता है, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 रिटें जारी कर करके हमें अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट, समता के अधिकार की बात करते हैं। ये समता के अधिकार क्या है, तो समता का अधिकार पहला अधिकार है, हमने बताया था भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 7 मूलाधिकार हैं, वर्तमान में 6 बचे हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, जो भी कैसे हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन था, वर्ष 1978 है। ठीक है, इसके तहत हटा दिया गया। तो हटाया गया, हटा करके इसे कहाँ ले जाया गया है, तो भाग 12 के अधीन अनुच्छेद 301 के तहत इसे विधिक अथवा कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक, तो आप बात करते हैं पहले समता के अधिकार की, अनुच्छेद 14 से 18 की। तो अनुच्छेद 14 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो, किसी भी व्यक्ति को चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, उसे विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। आप समझिए बात को, कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो, मतलब चाहे वो भारतीय नागरिक हो या विदेशी या कोई विदेशी हो, उसे विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए ऐसा नहीं, उससे क्या बोलते हैं, जन्म स्थान या लिंग या वेशभूषा के आधार पर उससे कोई विभेद किया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब जो विधि होगी वो सबके लिए समान होगी, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या कोई विदेशी नागरिक हो, है ना। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति भारत में मर्डर कर देता है तो भारतीय नागरिक करता है तो उसके लिए 7 साल सजा, और कोई विदेशी नागरिक करता है तो उसके लिए 15 साल की सजा, तो या फांसी, ऐसा कोई कानून नहीं। जो भी नियम होंगे, चाहे वो विदेशी नागरिक हो या भारतीय हो, उसके लिए समान होंगे, वो विधियों के समक्ष उसे समान संरक्षण दिया जाएगा। अब विधि के समक्ष समता की बात करें तो मतलब विधि के समक्ष समानता दी जाएगी। लेकिन समानता की बात करें तो ये पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करता है, यहाँ पर एक अपवाद आ जाता है एक तरीके से। जैसे कि बात कर ले हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की, राष्ट्रपति और राज्यपाल की, तो ये इन्हें विधि के समक्ष समता के तो इनको भी मिले तो इनको नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो कोई काम आप करते हैं उसके लिए आपको दंडित किया जाता है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए उनके किसी भी कार्य के लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। उनके किसी भी कार्य के लिए आप उनके विरुद्ध किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक, आप उनके विरुद्ध कोई दंडात्मक सुनवाई नहीं कर सकते हैं किसी कोर्ट में। ठीक, तो आप याद रखेंगे। तो इस तरह से देखते हैं कि विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है वो अपूर्ण है।
ठीक है। तो आप याद रखेंगे राष्ट्रपति राज्यपाल को छोड़ दीजिए, बाकी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, उसे विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अब बात कर ले विधि के समक्ष समता कहां से ली गई है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, और विधि के समक्ष समान संरक्षण जो है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। आप ये भी याद रखेंगे, एग्जाम में सीधे पूछ देता है, बताइए विधि के समक्ष समता कहां से ली गई है, तो ब्रिटेन से। और विधियों का समान संरक्षण मतलब वही विधियों का समान संरक्षण मतलब विधि का शासन, ठीक है, मतलब उसी का एक पार्ट है ये। तो ये कहां से लिया गया है, तो ये यूएसए से लिया गया है, ठीक। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल आता है 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है, आपको आर्टिकल 14 तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, सबको समान अधिकार दिए जाएंगे, मतलब समान रूप से देखा जाएगा विधि के समक्ष, और उनको समान संरक्षण दिया जाएगा। बट राष्ट्रपति राज्यपाल की बात, आप राष्ट्रपति और राज्यपाल की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति से धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है उससे आप मतलब धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर उससे कोई भी विभेद नहीं करेंगे। विभेद मतलब कोई भी आप भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। आप याद रखेंगे अनुच्छेद 15 जो है इन सब के लिए आपको वर्जित करता है, आप सबको मतलब रोकता है कि किसी भी व्यक्ति से आप धर्म के आधार पर उससे भेदभाव नहीं करेंगे, मूल वंश, उसके वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, जेंडर के आधार पर उससे भेदभाव नहीं करेंगे, उसकी कास्ट के आधार पर उससे भेदभाव नहीं करेंगे, उसके बर्थ प्लेस के आधार पर उससे भेदभाव नहीं करेंगे। तो मतलब किसी भी प्रकार से आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यह अनुच्छेद 15 में कहता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके विरुद्ध आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 भी समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 16 की बात करें, आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अब बात करते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आप समझ रहे होंगे सर समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये कह रहा है कि कोई भी मतलब जैसे कि सरकारी संसद द्वारा या कोई भी सरकार के द्वारा यदि कोई भी नौकरी में जो भी व्यक्ति होंगे उन सबको मतलब जो होगा वो समान अधिकार दिया जाएगा। मतलब किसी भी नौकरी पर मतलब सबके किसी भी नौकरी के लिए किसी भी व्यक्ति से जन्म स्थान, लिंग, जाति या धर्म, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि ये मतलब नहीं तुम एससी कैटेगरी की हो तो तुम इस पर ना नौकरी है, तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है, और ये जनरल कैंडिडेट के लिए है या जनरल कैंडिडेट के लिए एससी के लिए नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। मतलब लोक नियोजन के विषय में जो होगी वो मतलब किसी भी जॉब के लिए, कोई भी नियुक्ति के लिए, किसी भी नियुक्ति के लिए जो अधिकार दिए जाएंगे वो सबको समान दिए जाएंगे, मतलब किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बट अपवाद है इसमें। वो अपवाद क्या है, तो अपवाद, पहला अपवाद क्या कहता है कि संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। मतलब संसद कोई विशेष रोजगार है उसके लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है कि हमें इसी स्थान का व्यक्ति चाहिए। मतलब संसद जो है वो कोई रोजगार, कोई नौकरी निकालती है, अगर वो कह दे कि फला डिस्ट्रिक्ट का हमें व्यक्ति चाहिए या फला एरिया का ही व्यक्ति चाहिए हमें इस जॉब के लिए, तो ऐसा वो संसद कर सकती है। ये इसका अपवाद है। और दूसरा क्या है, राज्य नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। ये दो अपवाद याद रखेंगे अनुच्छेद 16 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, मतलब किसी भी नियुक्ति में किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु इसके तहत दो अपवाद दे दिए गए हैं कि संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती। एक ये अपवाद है। दूसरा अपवाद ये है कि राज्य नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है, ये एक अपवाद है। आप जैसा देखते भी हो कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सब में कुछ ना कुछ वैसे जो वैकेंसी होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। जैसे मेरिट में उनके जो मेरिट बनती है उसमें आरक्षण दे दिया जाता है कि एससी की मतलब 70 गई, जनरल की 100 गई, ऐसा डिफरेंस कर दिया जाता। तो मतलब ये जो है ये आरक्षण जो दिया जाता है तो ये संसद कर सकती है, ये संसद को अधिकार है, वो भी आर्टिकल 16 के तहत। आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आर्टिकल 16 क्या है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता है, परंतु दो अपवाद याद रखेंगे कि संसद जो है वो निवास की शर्त लागू कर सकती है किसी भी नौकरी के लिए, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी नियुक्त के लिए, किसी भी रोजगार के लिए, और राज्य जो है वो नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, ठीक है। आप इतनी बात याद रखेंगे बस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। आर्टिकल 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध। मतलब आर्टिकल 17 क्या कहता है कि
अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, यानी अंत हो गया है, और उसका आचरण निश्चित उसके प्रकार वो अगर उसका ऐसा छुआछूत, अस्पृश्यता मतलब होता छुआछूत, मतलब छुआछूत का अंत और उसका आचरण, अगर आप छुआछूत जैसा या आचरण करते हैं तो वो भी निषिद्ध है। ठीक है, कहने मतलब अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत हो गया। जैसे पहले क्या होता था कि आप किसी को छू लें, आप एससी कैटेगरी के हैं, आप किसी को छू नहीं सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब कुरीतियाँ थी हमारे समाज में, जिनको अब अंत कर दिया गया है, जो कि अति आवश्यक भी थी आज के समाज के हिसाब से। ठीक है, तो अस्पृश्यता का अंत है और उसका आचरण जो है, आप अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत कर दिया गया है। आप छुआछूत जैसा आचरण भी नहीं कर सकते। आप किसी से नहीं, किसी ने छू लिया, पता लगा किसी ने आपको छू लिया, आपने उसके घसीट के थप्पड़ मार दिया, है ना, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो नोट भी देख ले। नोट में क्या कहेगा कि अस्पृश्यता जो शब्द है इसका ना तो संविधान में और ना ही अधिनियम में परिभाषित किया गया, मतलब अस्पृश्यता शब्द का जिक्र ना तो संविधान में किया गया है और ना तो इसके अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में किया गया है। दोनों में कहीं अस्पृश्यता शब्द का अर्थ नहीं मिलता है या अस्पृश्यता शब्द का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। कह रहा जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955, मतलब बात वही अस्पृश्यता अधिनियम की बात कर रहा है। तो हमने कहा अस्पृश्यता का जिक्र नहीं किया गया है, तो अस्पृश्यता की जब कर दिया गया जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955। ठीक, इसके अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसको 6 माह का कारावास और 500 रुपए का दंड अथवा दोनों शामिल किया गया है। मतलब अगर आप किसी से छुआछूत, जन्म स्थान, लिंग या भेदभाव करते हैं या आप उसको दंडित कर देते हैं, ठीक है, ये छुआछूत के आधार पर, तो आप पर 6 माह को कारावास आपको सुनाया दिया जा सकता है। आपको 6 मास की सजा दी जा सकती है और 5 वर्ष का क्या बोलते हैं 500 रुपए का दंड दिया जा सकता है, या दोनों 6 माह की सजा व 500 रुपए दंड दोनों दिया जा सकता है। ऐसा संविधान में वर्णित किया गया है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति इसके तहत दोषी पाया गया, अगर ऐसा कोई पाया गया जाता है कि कोई व्यक्ति जिसने छुआछूत के आधार पर भेदभाव किया हो और उस पर दंडात्मक कार्रवाई की गई हो, ठीक, तो उसे संसद या राज्य विधान मंडल के द्वारा, मतलब संसद के द्वारा और राज्य विधान मंडल के द्वारा उसे चुनाव के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा। ऐसा व्यक्ति जीवन पर्यंत कभी चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है, तो आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 17 बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है अनुच्छेद 17? तो अस्पृश्यता का अंत है। ठीक, सीधे सीधे याद रखेंगे अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता शब्द का संविधान में कहीं पर वर्णन नहीं किया गया है। जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति छुआछूत के दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, यदि के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित, मतलब यदि कोई व्यक्ति छुआछूत के अंतर्गत दोषी पाया जाता है तो उसे 6 माह की सजा अथवा 500 रुपए दंड दिया जाएगा, अथवा दोनों शामिल है, दोनों भी दिए जा सकते हैं, आप याद रखेंगे। और कोई व्यक्ति अगर इस दोष से मतलब इसका दोषी पाया जाता है तो उसे संसद अथवा विधानमंडल के द्वारा आने वाले किसी भी चुनाव के लिए उसे क्या कर दिया जाएगा? अयोग्य करार दे दिया जाएगा। आप इतनी बात याद रखेंगे। ठीक, अनुच्छेद 17 समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। तो अनुच्छेद 18 क्या कहता है? यह उपाधियों का अंत करता है। इसमें निम्न प्रावधान है, यह उपाधियों का अंत करता है। कैसे? कह रहा राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी। मतलब अनुच्छेद 18 पहली बात तो कहते हैं अनुच्छेद 18 है क्या? तो ये उपाधियों का अंत करता। अब कौन सी उपाधियों का अंत करता पहले ये देख लेते हैं। तो जैसे कि शहंशाह, मुगले आजम, ठीक है, सुल्तान हो गया, ठीक है, और एक तरीके से राय बहादुर हो गया। ये जो उपाधियां हैं इन सबको उपाधियों का क्या कर दिया गया है? अंत कर दिया गया है। इन ऐसी आप उपाधि किसी को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और इसके तहत कुछ प्रावधान भी किए गए हैं। वो प्रावधान क्या किए गए? वो प्रावधान है कि राज्य, सेना व विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय किसी को कोई उपाधि नहीं प्रदान करेगा। आप ये याद रखेंगे। तो राज्य जो है वो विद्या संबंधी अथवा सेना संबंधी ही उपाधि किसी को दे सकता है। जैसे ब्रिगेडियर है, जनरल है या कमांडर है, ठीक है, कर्नल है, ये उपाधियां दे सकता है। और विद्या संबंधी जो भी उपाधि हैं, डॉक्टर जैसे दे दी, डिग्री होती है, उपाधि होती है, ठीक है, तो ये जैसे इस तरह से कोई उपाधि दे सकता है। ठीक, विद्या अथवा सेना संबंधी कोई उपाधि दे सकता है, परंतु इसके अलावा अन्य कोई उपाधि नहीं दे सकता। जैसे कि शहंशाह हो गया, मुगले आजम हो गया, राय बहादुर हो गया,
ठीक है, सुल्तान हो गया, ऐसी उपाधियां आप किसी को नहीं दे सकते हैं। ये संविधान क्या करता है, वर्जित करता है। ठीक है, बात करें दूसरे पॉइंट की कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। आप ये भी याद रखेंगे। आर्टिकल 18 जो है इसके लिए वर्जित करता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। ये संविधान का 18 कहता है। ठीक, संविधान का अनुच्छेद 18 आपको ये बताता है कि कोई भी विदेशी राज्य से आप कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा जो प्रावधान है वो क्या कहता है, कहता है इसमें पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया एवं पद्मश्री हो गया, ये उपाधियां नहीं हैं। बिल्कुल सही। आप ये भी सोच रहे होंगे कि सेना विद्या संबंधी उपाधि दी जाती हैं, तो पद्म विभूषण और पद्मश्री ये भी तो उपाधियां हैं। तो आपको बता दें ये उपाधि नहीं माने गए, संविधान के तहत इन्हें उपाधि नहीं माना गया है, परंतु इन्हें नाम के आगे व पीछे नहीं लगाया जा सकता, ऐसा बताया गया है संविधान में। वही ये वर्णित कर दिया गया है कि आप किसी व्यक्ति के नाम के पहले, जैसे मान लीजिए मोहन है, इनको पद्म विभूषण, या सचिन तेंदुलकर हैं, ये इनको पद्म विभूषण दे दिया गया। ठीक, तो आप ऐसा नहीं ले सकते हैं कि पद्म विभूषण सचिन तेंदुलकर, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक, या सचिन तेंदुलकर पद्म विभूषण, आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री उपाधि नहीं है, परंतु इन्हें आप, अगर आपको ये प्राप्त हो जाती हैं तो इन्हें आप अपने नाम के आगे व पीछे यानी उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में नहीं लगा सकते हैं। आप सोच रहे हैं उपसर्ग क्या होता है, तो हिंदी में उपसर्ग होता है जो किसी वर्ड के पहले लगाया जाता है, और प्रत्यय होता है जो हिंदी में जो किसी वर्ड के अंत में लगाया जाता है। तो ये उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इन डिग्रियों का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, या इन उपाधियों का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं चौथे पॉइंट की कि इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की किनकी, इनकी बात कर रहा है कि पद्म विभूषण और पद्म श्री और पद्म भूषण, इनकी बात कर रहा है। इनकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी, आप याद रखेंगे। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आगे होगी कि अनुच्छेद 18 क्या है, उपाधियों का अंत है। कौन सी उपाधियों का अंत कर रहा, तो मैंने बताया कि मुगले आजम है, शहंशाह है, राय बहादुर है, सुल्तान है, ये उपाधियां आप किसी को नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा आप किसी विदेशी राज्य के द्वारा कोई उपाधि भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक, केवल सेना व विद्या संबंधी उपाधि छोड़कर राज्य कोई भी उपाधि आपको प्रदान नहीं करेगा, आप ये भी याद रखेंगे। और पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण हो गया, ये उपाधियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, परंतु आप इनको भी अपने नाम के आगे व पीछे या प्रत्यय उपसर्ग के रूप में नहीं लगा सकते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। और इनकी शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ष 1954 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री की शुरुआत हुई थी। आप इतनी बात याद रखेंगे अनुच्छेद 18 से। ठीक, बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। मैंने समता का अधिकार पढ़ लिया कि समता का अधिकार कहां से कहां तक था, तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक था। फिर से रिवाइज करा देते हैं आपको कि अनुच्छेद 14 क्या है। तो अनुच्छेद 14 आपको बताता है कि विधि के समता एवं विधियों के समान संरक्षण से आप किसी को भी वंचित नहीं कर सकते हैं, किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है किसी भी व्यक्ति से आप धर्म, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेंगे। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। ठीक, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधि है, उपाधि का अंत बताया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मतलब किसी भी नियुक्ति के लिए आप प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाएगा, परंतु इसमें 2 शर्तें संसद ने लागू कर दी कि संसद निवास की शर्त अथवा किसी आरक्षण की, मतलब किसी वर्ग के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और 15 में बताया गया आपको कि किसी भी व्यक्ति से आप धर्म, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विषय विभेद नहीं करेंगे। आर्टिकल 14 में बताया गया कि आपको कि विधि के समस्त समता एवं विधियों के समान संरक्षण से किसी व्यक्ति को, चाहे वो विदेशी हो या भारतीय हो, उससे वंचित नहीं किया जाएगा। आप इतनी बात याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम स्वतंत्रता के अधिकार की। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक। हम आज हम 2 ही अधिकारों को पढ़ेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। एक हमने पढ़ लिया है समता का अधिकार, दूसरा हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। करा अनुच्छेद 19 या सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। अनुच्छेद 19 या सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है, आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 19 के तहत आपको 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। क्या दी गई हैं, 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और वो 6 स्वतंत्रताएं या 6 अधिकार कौन कौन से हैं, तो पहला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आप अपनी बात को कह सकते हैं, आपको इसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी व्यक्ति दंडित नहीं कर सकता है। ठीक, शांतिपूर्वक। प्रेस की स्वतंत्रता है,
ठीक, प्रेस मतलब वही समझ लो कि मीडिया, इसकी स्वतंत्रता दी गई। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार है, आपका कोई व्यक्ति फोन टैपिंग नहीं करा सकता, यानी रिकॉर्डिंग नहीं करा सकता है, या फोन टैप करा दे ऐसा कानूनन जुर्म है। ठीक है, आप याद रखेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी गारंटी क्या देता है, शांतिपूर्वक निरायुध सभा का अधिकार। मतलब आप शांतिपूर्वक कहीं पर भी बैठकर आप किसी भी सभा का मतलब सभा कर सकते हैं, आप सभा का आयोजन कर सकते हैं शांतिपूर्वक बैठकर कहीं, निरायुध मतलब बिना किसी अस्त्र शस्त्र की। ठीक है, तीसरा कहता है सम्मेलन या संघ बनाने का अधिकार। आपको कोई भी सम्मेलन या कोई भी संघ, कोई भी यूनियन बनाने का अधिकार है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। यह आपको आर्टिकल 19 स्वतंत्रता देता है। ठीक, अबाध संचरण का अधिकार, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण कर सकते हैं, परंतु इसमें एक शर्त इंक्लूड कर दी, परंतु जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर। ठीक है, इसमें एक संविधान में भी वर्णित कर दिया गया कि आप अबाध रूप से संचरण के अधिकार है, परंतु ऐसे क्षेत्रों में नहीं जहां पर भारतीय सरकार ने पहले से उन क्षेत्रों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया या जो आपके लिए खतरे से परिपूर्ण है। जैसे कि जनजातीय क्षेत्र, आप वहां संचरण नहीं कर सकते। अगर आप वहां जाते हैं, अगर आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, वो जनजातियां आपको कोई नुकसान पहुंचा देती हैं, तो इसके लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे अभी आपने सुना होगा, हाल ही में अंडमान निकोबार में सेंटली जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और भी कोई एक विदेशी नागरिक था, ब्रिटेन का शायद था, जो आया था और वो उन पर उनकी खोज में वो वहाँ से उनके क्षेत्र में पहुँच गया, तो उन जनजातियों ने उसको अपना भोजन बना लिया। ठीक है, तो इस तरह से जो क्षेत्र वर्जित हैं तो आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। उसके लिए सरकार, आप कह दो कि आपके लिए सरकार उन जनजातियों को ख़त्म कर दे या उन जनजातीय क्षेत्रों को समाप्त कर दे, तो ऐसा नहीं कर सकती है। ठीक, सरकार ने जो क्षेत्र रिस्ट्रिक्टेड है वहाँ पर बाकायदा अपना बोर्ड लगा के रखा है कि दिस एरिया रिस्ट्रिक्टेड फॉर यू, है ना। मतलब आप वहाँ पर संचरण नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके जान माल की दिक्कत हो सकती है वहाँ पर। ठीक है, तो आप 4 याद रखेंगे, अबाध संचरण का अधिकार है, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर आप भारत के किसी भी क्षेत्र में आप अबाध रूप से संचरण कर सकते हैं। 5वां, निवास करने का अधिकार, आपको कहीं पर भी रहने की स्वतंत्रता। जैसा कि अभी जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था, लेकिन अब तो धारा 370 हट गई है, तो आप कहीं पर भी भारत के किसी भी राज्य में आप निवास कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए आपको आर्टिकल 19 जो है स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 6 जो मतलब आर्टिकल 19 के तहत जो 6वीं जो हमको गारंटी दी गई, या 6ठी जो गारंटी है या 6ठा जो अधिकार है, वो क्या कहता है, व्यापार करने का अधिकार। हमें व्यापार करने की अधिकार है, हम किसी भी राज्य में कोई भी व्यापार कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसे याद कैसे करेंगे, आप ये अनुच्छेद 19 है, और जैसे ये 1 2 3 4 आप इनको अनुच्छेद 19 का 1 1 का का, अनुच्छेद 19 1 का गा, 1 का खा, ठीक, अनुच्छेद 19 1 का घा, इस तरह से भी वर्णित किया गया है। ठीक, तो आप इतना डिटेल में नहीं पूछेगा आपसे, आप सीधे सीधे याद रखेंगे। आर्टिकल 19 के तहत हमको 6 अधिकार दिए गए हैं। ये 6 अधिकार याद कैसे करेंगे, तो आपको एक ट्रिक है, इसके लिए मैं बता दूं। जैसे आप देखिए, सोचिए, ध्यान से सुनिए कि पहला कह रहा वाक्य एवं व्यक्त स्वतंत्रता, मतलब आप बोलने की स्वतंत्रता, आपको बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक, उसमें आपको प्रेस की स्वतंत्रता दे दी गई और फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार दे दिया गया कि आपका फोन टैप नहीं किया जाएगा। ठीक, तो बोलने की स्वतंत्रता है, तो अगर आप बोलेंगे तो क्या करेंगे, बोलेंगे तो आप सभा करेंगे। आप माइंड में बिठाइए, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, आप बोलेंगे तो क्या करेंगे, सभा करेंगे। ठीक, सभा करेंगे तो क्या करेंगे, फिर आप सम्मेलन करेंगे। सम्मेलन मतलब आने जाने की व्यवस्था करेंगे, है ना। आप सम्मेलन करेंगे मतलब आएंगे जाएंगे। ठीक, सम्मेलन मतलब संघ बनाने का अधिकार। आप मतलब एक तरीके से, फिर से सुनिए, मैं थोड़ा गलत बोल गया, मैं कह रहा हूं कि वाक्य अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता। आप अगर बोलेंगे तो आप सभा करेंगे, सभा करेंगे तो आप सम्मेलन करेंगे, सम्मेलन मतलब एक तरीके से संघ बनाएंगे। ठीक, सम्मेलन करेंगे, और जो सम्मेलन करेंगे तो जाहिर सी बात कहीं आएंगे जाएंगे। सम्मेलन क्या होता है, आप सम्मेलन करने कहीं एक राज्य से दूसरे राज्य या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ना आना जाना होगा, तो आएंगे जाएंगे। जब आप आएंगे जाएंगे तो वहां पर रहेंगे भी, तो आपको रहने की स्वतंत्रता, मान लीजिए लेट लपेट हो गया, आपको वहां रुकना पड़ा, तो आपको रहने की स्वतंत्रता दे दी गई। अब आप रहेंगे तो आपको खाने पीने के लिए कुछ संसाधन चाहिए होगा, तो आप खाने पीने यानी कि आप खाने पीने के लिए क्या करना होगा, पैसा चाहिए, और पैसे के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको व्यापार करना पड़ेगा, इसलिए आपको व्यापार की स्वतंत्रता दे दी गई। तो मतलब आप रिलेट कर सकते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता, बोलेंगे तो सभा करेंगे, बोलेंगे तो सभा करेंगे, और सभा करेंगे तो मतलब संगठन बनाएंगे। ठीक, सभा करेंगे तो संगठन बनाएंगे, या सम्मेलन करेंगे या संघ बनाएंगे। ठीक, और जो संगठन बनाएंगे या सम्मेलन बनाएंगे तो क्या करेंगे, आने जाने की व्यवस्था, मतलब आएंगे जाएंगे।
तो ठीक अबाध रूप से संचरण की व्यवस्था हो गई। जब आएंगे जाएंगे तो वहां रुकेंगे, यानी रुकने की व्यवस्था, यानी निवास की स्वतंत्रता हो गई। अब जब वहां निवास करेंगे तो आपको खाने पीने की चाहिए, खाने पीने के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए क्या करना होगा, व्यापार करना होगा, तो आपको व्यापार की स्वतंत्रता देगी। तो इस तरह से आप रिलेट करके ये 6 स्वतंत्रता याद कर सकते हैं कि बोलेंगे तो सभा करेंगे, सभा करेंगे तो सम्मेलन करेंगे, सम्मेलन करेंगे तो आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे तो वहां रहेंगे, और रहेंगे तो वहां पर व्यापार करेंगे। इस तरह से आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 क्या कहता है, इसमें आर्टिकल 19 में एक बात कही गई है कि अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में 6 मूलाधिकार जो हैं, अनुच्छेद 19 में जो 6 मूलाधिकार हैं वो आर्टिकल 358 के तहत निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 358 के तहत ये 6 मूलाधिकार आपके निलंबित कर, जैसे कि मैंने बताया कि मूलाधिकार को आपको निलंबित नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये इसमें एक अपवाद है कि अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में जो 6 मूलाधिकार हैं वो आपके स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। मतलब निलंबित नहीं करता, वो संविधान में ही ऐसा वर्णित किया गया है कि आपके स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। ऐसा कब होगा, तो अनुच्छेद 358 में ऐसा कब होगा, तो जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल होगा। मतलब अनुच्छेद 358 के तहत जब भारत में आपातकाल लागू होगा, वो भी युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार, मतलब कोई जैसे पाकिस्तान या चाइना भारत पर अटैक कर दे, ऐसा कभी हो ना, ईश्वर करे, लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर चाइना अटैक कर देता है भारत पर, तो आपकी आर्टिकल 19 के तहत जितनी भी स्वतंत्रताएं दी गई, यानी 6 जो मूलाधिकार दिए गए, यानी जो 6 अधिकार दिए गए हैं, वो 6 के 6 आपके क्या कर दिए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे, यानी वो टोटल समाप्त हो जाएंगे। स्वतः रद्द नहीं कर देंगे, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, उसको रद्द करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ऐसा संविधान में पहले से ही व्यवस्था कर रखी गई है। ठीक, तो बात करते हैं अपने अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, मतलब यदि कोई आप अपराध करते हैं और आपका अपराध सिद्ध हो जाता है, तो उसके लिए आपको संविधान के तहत 3 संरक्षण दिए गए हैं। आर्टिकल 20 के तहत, अनुच्छेद 20 के तहत वो कौन कौन से, तो पहला संरक्षण आपको देता है कि अपराध के समय जो विधि है उसके तहत दंड। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस टाइम आप कोई अपराध कर रहे हैं, उस समय जो संविधान में विधि होगी उस अपराध के लिए आपको उसी विधि के तहत दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए कि आज आप कोई दंड करें, और आज आप कोई दंड करते हैं तो आज के दंड के अनुसार विधि है कि आपको 1 माह की सजा दी जाएगी, और कल कोई विधि बना दे सरकार कि आप कोई ऐसा कोई दंड, जो आज दंड मैंने किया है उसी दंड के लिए आपसे 1 महीने के बजाय 1 साल की सजा दी जाएगी, तो आप कह दो कि हमको 1 साल की सजा दी जाए, तो ऐसा नहीं किया जाए। क्यों? क्योंकि जो नियम आज मैंने अपराध क्या किया, आज किया है, और आज के अपराध के अकॉर्डिंग हमारे संविधान में विधि क्या है कि किसी इस अपराध के लिए केवल 1 माह की सजा है, और जो अगर मैं कल अपराध करता और कल अपराध के लिए सजा क्या है, 1 वर्ष है, तो अपराध तो मेरा आज का है ना, तो मुझे सजा आज के नियम के अनुसार दी जाएगी, कल के नियम के अनुसार नहीं दी जाएगी। ठीक है, आप ये बात याद रखेंगे। दूसरी बात, 1 अपराध के लिए 1 दंड। कहने मतलब अगर आपको अगर कोई आप अपराध करते हैं तो उसके लिए आपको 1 दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अलग से दंड दे या राज्य सरकार आपको अलग से कोई दंड दे, ऐसा नहीं है। या 1 अपराध के लिए आपको बार बार दंडित किया जाए, ऐसा भी नहीं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, जैसे कि मान लीजिए मैंने चोरी कर ली, मैंने क्या मतलब, मैं नहीं, मतलब मान लीजिए किसी ने चोरी कर ली, ठीक है, किसी ने चोरी कर ली, अब पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसको दंडित कर दिया, ठीक है, उसको सजा भी हो गई, 1-2 महीने 2-3-4 महीने जो भी उसको सजा हुई, सजा काट के आया। पता लगा उसके जिस दिन सजा काट के आया उसके दूसरे दिन वो टहलते टहलते वो कोतवाली के सामने से गुजर रहा था। दरोगा साहब ने देखा, बुलाया, घसीट के थप्पड़ मारा, बोले तुमने चोरी की थी, इसको उठा के फिर से अंदर कर दो। ऐसा नहीं कर सकते हो आप। 1 अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 1 बार ही दंड दे सकते हैं, दोबारा उसे आप दंडित नहीं कर सकते हैं। संविधान में ऐसा मतलब बात कही गई है, या ऐसा संविधान में प्रावधान वर्णित किया गया है। तीसरी बात कही गई, स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब आप कोई अपराध करते हैं और आपको स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य, आप स्वयं अपने विरुद्ध गवाही दें, इसके लिए आपको कोई बाध्य नहीं किया जाएगा। आपकी स्वेच्छा है, आप दे सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए कोई प्रेशर या कोई बाध्य नहीं किया, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 20 जो है ये आपको स्वतंत्रता देता है, ये आपको संरक्षण देता है। तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 20 क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अपराध के समय जो विधि है उसके तहत दंड, 1 अपराध के लिए 1 दंड, और स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कहने 1 अपराध के लिए 1 दंड मैंने बताया, आपको समझ में आएगा। जैसे कि आपको बता दें, एक मूवी है अमिताभ बच्चन की, में भी शायद उसका नाम अंधा कानून टाइप की कोई मूवी है,
अमिताभ बच्चन की है, मैं बता दूं। उस मूवी में क्या करते हैं अमिताभ बच्चन जो हैं, वो एक विलेन होता है, वो अपने मर्डर केस में झूठ ही अमिताभ बच्चन को फंसा देता है। तो कोर्ट क्या होता है, अमिताभ बच्चन को उसके लिए 7 वर्ष की सजा सुना देता है। बल्कि वो व्यक्ति जीवित है, जिसके मर्डर केस में अमिताभ बच्चन को सजा होती है, वो व्यक्ति जीवित रहता है। वो अमिताभ बच्चन 7 वर्ष सजा काट के आते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, देखते हैं कि वो व्यक्ति तो जीवित है। तो क्या करते हैं, उस व्यक्ति को वो भरी कोर्ट में जाकर के उस व्यक्ति को जज के सामने, पुलिस के सामने जाकर के उसे मार देते हैं। और जब वो कोर्ट मतलब जज कहता है अरेस्ट हिम, मतलब इसे पकड़ लो, तो अमिताभ बच्चन ये बात कहते हैं कि आर्टिकल 20 योर ऑनर, आर्टिकल 20 हमें एक स्वतंत्रता देता है कि एक अपराध के लिए एक दंड। मैंने जिस व्यक्ति की हत्या की है, इस व्यक्ति की हत्या में मैं पहले ही 7 वर्ष की सजा काट चुका हूं, और अन्यथा आप मुझे इस अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था, ये जो अमिताभ बच्चन ने जो बात कही, वो आर्टिकल 20 के तहत कही थी। और वो 20 के तहत कौन सा संरक्षण था, एक अपराध के लिए एक दंड, मतलब किसी भी अपराध के लिए आप एक बार दंडित कर सकते हैं, दोबारा उसे दंडित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब आप स्वयं अपने बारे में सबूत दें, जैसे मैंने चोरी की, मैं खुद ही कह दूं हाँ जैसा मैंने चोरी की, तो ऐसा करने के लिए मुझे कोई बाध्य नहीं कर सकता। ये मेरी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है कि मैं अपना जुर्म कबूल कर लूं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट नोट क्या कहता है कि कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, मतलब जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य के संबंध में न्यायालय जाने की शक्ति समाप्त कर देता है। मतलब आर्टिकल कहता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके अन्य किसी भी मूलाधिकार के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। न्यायालय जाने की जो आपकी शक्ति है वो राष्ट्रपति समाप्त कर देता है, आप ये याद रखेंगे। लेकिन कब, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा। इसके अलावा कभी राष्ट्रपति ऐसे समाप्त कर दे तो राष्ट्रपति ऐसे नहीं कर सकता। केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही अनुच्छेद, वो भी 20-21 को नहीं कर सकता। 20-21 कभी नहीं मतलब समाप्त होते हैं। मतलब 20-21 जो आपके मूलाधिकार हैं ये कभी समाप्त नहीं होंगे। इनको छोड़ करके कोई भी मूलाधिकार जो होगा वो राष्ट्रीय आपातकाल के समय आपको खत्म कर दिया जाएगा। आप इसके विरुद्ध कोर्ट नहीं जा सकेंगे। ठीक, आशा करते हैं आपको आर्टिकल 20 भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आर्टिकल 21 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। करा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या कहता है कि मतलब इसके तहत आपके प्राणों की रक्षा है, आपके देह की सुरक्षा है। ठीक, आर्टिकल 21 देता है, और इसके तहत हमको कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, हमको स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। निजता का अधिकार है। निजता का अधिकार का तात्पर्य यह है कि आपको जैसे कि आपका फोन टैपिंग है, जैसे फोन है, आपका फोन रखा है, कोई आपका फोन सर्च कर ले या फोन को उठा ले, आपको कोई व्हाट्सअप ओपन कर ले, व्हाट्सअप ओपन करके कोई चालू कर दे। ठीक, तो ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक, तो ये आपके निजता के अधिकार का हनन है। ठीक, आप आशा करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, बात करते हैं कि जीवन रक्षा का अधिकार, कि आपके जीवन की रक्षा का अधिकार, आपकी कोई हत्या कर दे, ऐसा नहीं, आपकी कोई हत्या कर दे या आपको कोई मार दे, ऐसा भी नहीं। आर्टिकल 21 इसके लिए आपको प्रतिबंधित करता है। ठीक, विदेश यात्रा करने का अधिकार, आपको विदेश जाने का अधिकार है। ठीक, कहीं पर आप विदेश जा सकते हैं, भारत में संचार कर ही सकते हैं, आर्टिकल 19 देता है। लेकिन विदेश यात्रा करने का अधिकार आपको कौन, आर्टिकल 21 देता है। ठीक है, आर्टिकल 19 में विदेश जाने की स्वतंत्रता नहीं, आबाद रूप से संचरण का अधिकार है, लेकिन भारतीय क्षेत्र में, मतलब भारत के बाहर नहीं, 19 कहता है। लेकिन आर्टिकल 21 के कहता है आपको विदेश यात्रा करने का अधिकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, सूचना का अधिकार है, आप सूचना पाने का अधिकार है, किसी भी बात की जानकारी आपको पाने का अधिकार आर्टिकल 21 आपको देता है। ठीक, प्रतिष्ठा का अधिकार, आपके मान सम्मान का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, और शयन का अधिकार है। ये जो आपको 8 अधिकार दिए गए हैं, आप इनको याद रखेंगे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण भी हैं, कि सीधे सीधे एग्जाम में पूछ देगा, बताइए सूचना का अधिकार जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 21। या पूछ देगा बताइए कि स्वास्थ्य का अधिकार जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 में है। पूछ देगा निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21। निजता समझ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निजता का अधिकार हो गया, इसमें दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक निजता का अधिकार और दूसरा विदेश यात्रा का अधिकार। ये बहुत पूछे जाते हैं। निजता का अधिकार समझ रहे हैं कि मतलब आपके निजी मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी फोन टैपिंग कर ले या फोन के विषय में जासूसी कर ले। ठीक, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। ठीक, आपका निजता का अधिकार है। और जैसे मान लीजिए कोई आपके फ़ोन की रिकॉर्डिंग करे या फ़ोन की टाइपिंग करा ले, तो ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, या मान लीजिए आपका फ़ोन रखा है सपोज दैट घर में, ठीक है, पता लगा मान लीजिए कोई रिलेटिव आए, उन्होंने फ़ोन उठा लिया, आपका फ़ोन उठा करके आपके फ़ोन में चेक करने लगे, आपके FB अकाउंट खोल लिया, आपके FB अकाउंट देखने लगे या व्हाट्सअप देखने लगे, तो आप उनसे कह सकते हैं कि आप ऐसा है, आप आर्टिकल 21 के तहत मेरे निजता के अधिकार का
हनन कर रहे हैं। ठीक है, बहरहाल आप कहना नहीं, ठीक है, वो बुरा मान जाएंगे, लेकिन आप कह सकते हैं ये आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आपके जो निजी मैटर हैं उनमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। ये संविधान का अनुच्छेद 21 आपको ऐसा अधिकार देता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। उसके तहत हमको स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, मतलब आप स्वच्छ पर्यावरण में रह सकते हैं। निजता का अधिकार है, जीवन रक्षा का अधिकार है, विदेश यात्रा करने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, हमें प्रतिष्ठा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, शयन का अधिकार, मतलब शयन का अधिकार समझ रहे हैं आप, शयन का अधिकार मतलब ये कि स्वस्थ निद्रा लेने का अधिकार है। आपको बता दें, आपको पता है वर्ष 2012 में नाम सुना होगा बाबा रामदेव, ठीक है, ये अपने कैंप में सो रहे होते हैं और उस समय हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शासन कर रही थी भारत में। उसने क्या किया, रात में बाबा रामदेव सो रहे थे कैंप में और उसने अपने पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करवा दिया। अब बाबा रामदेव जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहाँ से भागे थे, आपको पता होगा, ये बहुत काफ़ी चर्चा में रही थी न्यूज़ में। और दूसरे दिन बाबा रामदेव हाई कोर्ट वहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, उन्होंने कहा कि योर ऑनर माय लॉर्ड, कि ये जो पुलिस वाले हैं, ये जो सरकार है, इसने हमारे शयन के अधिकार का हनन किया है, मेरे निद्रा के अधिकार का हनन किया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए उन्हें दंडित भी किया था, कि सरकार से जवाब मांगा था कि ऐसा आपने क्यों किया। ठीक, तो ये अधिकार हैं जो कि आपसे कोई नहीं छीन सकता, आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 21 के एक की बात करें। अनुच्छेद 21 के एक क्या कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। मतलब राज्य जो है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को, मतलब 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये क्या कह रहा है, अनुच्छेद 21A। आप याद रखेंगे अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, लेकिन अनुच्छेद 21A जो है वो कहता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सभी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये राज्य का ऐसा कर्तव्य है, ये राज्य का ऐसा दायित्व है। ठीक है, और इसे किसके तहत जोड़ा गया, तो आप ये भी याद रखेंगे, इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। इस आर्टिकल को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, आप ये भी याद रखेंगे। सीधे सीधे पूछ देगा, बताइए अनुच्छेद 21A को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है ये दी जाएगी, ऐसा किस संशोधन के द्वारा किया गया, तो आप बताएंगे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ऐसा किया गया। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। कह रहा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, मतलब आपको कह रहा है कि ऐसे कुछ दशाएं हैं, कुछ कंडीशन हैं जहां आपको गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि जैसे कि अगर आप कोई अपराध करते हैं और आपके लिए वारंट, तो पहला गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो दिए उसमें सबसे पहला कारण क्या बताया गया कि गिरफ्तारी का कारण बताओ। अगर आपको कोई अरेस्ट करने आता है, मतलब कोई पुलिस वाले आपको गिरफ्तार करने आते हैं, तो आप पहले पूछ सकते हैं, पहला आपका क्वेश्चन हो सकता है कि प्लीज शो मी वारंट, शो मी वारंट, शो मी अरेस्ट वारंट, मतलब गिरफ्तारी का आप हमें कारण बताएं। पहली बात तो कारण बताएं, और दूसरी बात आप हमको रीजन, वारंट का मतलब यही होता है कि आप रीजन बताएं कि किस बेसिस पे आप अधिकार, मतलब किस अधिकार पर आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, ऐसा क्या मेरा अपराध है, या आपको जानने का अधिकार है। ठीक है, बिना गिरफ्तारी के वारंट के आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। आपको पता होगा, आप नाटक सीरियल वगैरह देखते होंगे, इस अधिकार का प्रयोग महिलाएं बहुत अच्छे से करती हैं। आप देखते होंगे जब पुलिस घर के अंदर एंट्री की, बेल बजाया, रिंग बजाई, वो बताया कि मैं इस कारण के लिए, मान लीजिए कि घर में हमें तलाशी लेनी है, तो महिलाओं का पहला क्वेश्चन ये होता है सर्च वारंट है। ठीक है, या मान लीजिए हमें आपको अरेस्ट करना है, तो कहती है आपके पास अरेस्ट वारंट है, और नहीं होता तो बड़ा हड़का के भगा भी देती हैं उनको, पुलिस वालों को। और पुलिस वाले बेचारे क्या करें, उनके पास ऐसा अधिकार नहीं है, उनको संविधान ने भाई ऐसी अधिकार दिया है, ऐसा उनका मूलाधिकार है नागरिकों का, तो वो कह सकते हैं, तो बेचारे पुलिस वाले मुंह लटकाए चले आते हैं। ठीक, तो ये जो अधिकार है आप याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 22 जो है वो कहता है कि गिरफ्तारी का कारण बताओ, मतलब आपको अगर कोई गिरफ्तार करने आता तो पहला क्वेश्चन आप ये होगा कि आप रीजन बताइए, किस बेसिस पे, किस आधार पे आप हमें अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक, दूसरा, अगर आपको कोई व्यक्ति अरेस्ट कर लेता है, मतलब अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा आपको। 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको प्रस्तुत करना होगा, परंतु इसमें आने जाने का समय ऐड नहीं होगा। पता लगा दिल्ली में किसी ने, पुलिस ने अरेस्ट किया आपको, पता लगा 24 घंटे से ज्यादा आपको इसी में लग गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकता है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, परंतु आने जाने का समय उसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक, तीसरा क्या कह रहा है, मनपसंद वकील चुनने का अधिकार। आपको मनपसंद वकील चुनने का अधिकार है। मनपसंद मतलब रंग रूप देख के मत चुनिएगा, वरना सीधे आप जेल ही चले जाएंगे। ठीक, काबिल वकील, मनपसंद का तात्पर्य यहाँ है आप अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार काबिल वकील चुन सकते हैं। ठीक, याद रखें। तो आपको ये 3 स्वतंत्रताएं
जो आपको दी गई हैं इस आर्टिकल के तहत कि दी गई पहला गिरफ्तारी का कारण बताओ। आप पूछ सकते हैं किसी से कि आप गिरफ्तारी का कारण बताइए। 24 घंटे के अंदर आप मजिस्ट्रेट को समझ प्रस्तुत करना होगा आपको, उसमें आने जाने का समय इंक्लूड नहीं होगा, छुट्टी का समय इंक्लूड नहीं होगा, ठीक। और मनपसंद वकील चुनने का अधिकार दिया जाएगा आपको। मनपसंद का तात्पर्य मैंने बताया यहाँ पर अच्छे वकील से, काबिल वकील से, ना कि सुंदर और सुशील, ठीक, ऐसे वकील से नहीं लगाया गया है यहाँ पर अर्थ इसका, ठीक। तो आपको वार्ता करते हैं, आर्टिकल 22 भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको ये जो भाग 3 में हमने आपको 2 मूलाधिकार बताए, समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार बताया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपके साथ बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और चलते हैं इस वीडियो पे बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ टेस्ट देख लेते हैं, जो कि मैं 10 क्वेश्चन का मैंने टेस्ट रखा है इस वीडियो के लास्ट में। तो आप टेस्ट भी सॉल्व कर लें ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी पूछे जाएंगे। तो बढ़ते अपने टेस्ट की ओर आज के। तो टेस्ट के तहत मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए गए। तो ऑप्शन में कह रहा है अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35। मैंने पहले ही बताया कि मूलाधिकारों को अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य वर्णित किया गया है। कह रहा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आंसर आप पहले खुद दीजिएगा, फिर मैं बाद में आपको आंसर देता हूं। पहले इसलिए मैं समय देता हूं कि आप खुद आंसर दें। तो दूसरा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले हैं, कठोर हैं। अब आपको बता दें ये जो मौलिक अधिकार हैं ये वाद योग्य हैं। वाद योग्य मतलब मैंने बताया कि आप इनके लिए कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपके मूलाधिकारों का कोई हनन करता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, और ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें जारी करके इन अनुच्छेद के तहत आपके मूलाधिकारों के हनन के विषय में जानकारी ले सकता है। आपसे पूछ सकता है, जो व्यक्ति मूलाधिकारों का हनन कर रहा होगा उनसे पूछ सकता है कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो। अगर वो उसमें दोषी पाया जाता तो उसे सरकार दंडित, हमारा न्यायालय जो है उसे दंडित भी कर सकता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे मौलिक अधिकार क्या है, तो वाद योग्य। अवाद योग्य मतलब इसे न्यायालय में न्यायोचित नहीं है, न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। लचीले हैं, कठोर हैं, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन लचीले कठोर से तात्पर्य एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय बताइए हमारा संविधान लचीला है या कठोर। तो कुछ लोग जवाब देंगे कि हमारा संविधान लचीला है, कुछ लोग जवाब देते हैं, कुछ लोग हमारा संविधान की कठोर है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा संविधान ना तो लचीला है ना कठोर है। तो करेक्ट आंसर क्या है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ये होता है कि हमारा संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, यानी इन दोनों का मिश्रित रूप है। हमारा संविधान क्या है, इन दोनों का मिश्रित रूप है, थोड़ा आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला। मतलब ये उसकी स्थिति पर डिपेंड करता है कि कब वो कठोर बनेगा, कब वो लचीला होगा, ठीक। तो याद रखेंगे हमारा संविधान अगर आपसे पूछे नम्य है या अनम्य है, तो हमारा संविधान नम्य अनम्य का मिश्रित रूप है, यानी लचीले और कठोर का सम्मिलित रूप है हमारा संविधान, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बताइए कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। वो कौन से हैं? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक, अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। तो आपसे पूछ रहा है स्वतंत्रता का अधिकार बताइए, संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक दिया गया है। तो आपको बताया स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, समता का अधिकार 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, जो कि मैंने आज 2 ही अधिकार आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। उसी के दूसरे का क्वेश्चन है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया होगा। आपको क्वेश्चन देखते ही आपके मन में आंसर आ गया होगा, ठीक है, कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस प्रावधान के द्वारा किया गया है, तो अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। तो हमने बताया था प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ है, अनुच्छेद 19 का जो कि 6 हमको अधिकार दिए गए, उसमें पहला वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, उसी के अंतर्गत हमको दिया गया था कि प्रेस की स्वतंत्रता और फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन में अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद
19, अनुच्छेद 19 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है, यानी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, आपसे पूछ रहा है। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, यानी कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत, संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19(1)(e). ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। कह रहा अनुसूचित जाति यानी SC/ST को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 20 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 18 के तहत, अनुच्छेद 17 के तहत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 के तहत। आपको पता है अस्पृश्यता क्रांति, छुआछूत क्रांति इसी के तहत किया गया। तो ये सब जो SC/ST को जो अधिकार दिए गए हैं, सांस्कृतिक, मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब अनुच्छेद 17 के तहत दिए गए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता क्या? कह रहा है एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना, ये तो आता है भाई, स्वास्थ्य की हमें स्वतंत्रता है। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न, ये भी हमें स्वतंत्रता है, ये भी गलत है, हमें मतलब लैंगिक उत्पीड़न के कार्यस्थल पर नहीं किया जा सकता है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये भी हमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दायरे में नहीं आता, मतलब है, ये तीनों दायरे में हैं। एक चिकित्सा द्वारा घायल की चिकित्सा सहायता करना, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये सब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। क्या दायरे में नहीं है? तो मृत्यु दंड जो है ये अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है, ये आप याद रखेंगे। मृत्यु दंड जो है, आप जैसे मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति है, किसी ने किसी का हत्या कर दी, अब गवर्नमेंट ने उसे क्या करते हैं, मृत्यु दंड दे दिया। अब आप कह दो भाई साहब आप मुझे मृत्यु दंड नहीं दे सकते हैं जज साहब, क्योंकि मुझे अनुच्छेद 21 जो है मुझे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की स्वतंत्रता देता है, ये हमारा मूलाधिकार है। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक, मृत्यु दंड जो है ये अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, तो सीधे सीधे अभी बताया अनुच्छेद 21। ये अनुच्छेद, इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों? अनुच्छेद 21 हो जाएगा जो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन में 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा, 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तो ये वीडियो आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। आपको डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, कुछ क्वेश्चन भी करा दिए हैं मैंने प्रीवियस ईयर के, तो ताकि आप ये समझें कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।